स्वागत है आपका ISGN के स्पेशल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के सबसे इम्पॉर्टेंट 100 प्लस जियोग्राफी के MCQ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप सीरियस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें बेसिकली देखा जाए कौन है। तो देखा जाए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन तो आप इसमें याद रख सकते हैं, आंसर तो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है। इसके बाद देखा जाए सिलिका पाया जाता है, सिलिका देखा जाए 27.7% पाया जाता है। उसके बाद कह सकते हैं एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1% और आयरन भी पाया जाता है 5%। तो आप थोड़ा सा ऑर्डर याद रखेंगे। अर्थ क्रस्ट में देखा जाए, अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पे देखा जाए यही कारण है जो क्रस्ट में होता है ज़्यादातर सिलिकेट से बना होता है। सिलिकेट में देखा जाए बेसिकली ऑक्सीजन, सिलिका और ऑक्सीजन दोनों होता है, इसीलिए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिकेट का बना होता है। अगर पूछा जाता है अर्थ क्रस्ट किसका बना है, तो आप बोल सकते हैं सिलिकेट्स का बना होता है, सिलिकेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, बीपीएससी में भी आ चुका है। तो सबसे देखा जाए दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट जो मानसून होता है वो कब प्रवेश करता है, तो 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। और कहाँ से होता है, बेसिकली केरल से होता है। आप जानते हैं मानसून का पहला आगमन जो होता है केरल से होता है, केरला से। तो देखा जाए केरल से सबसे पहला इसका आगमन होता है, ठीक है, और 1 जून में होता है। अब फिर इस साल देखा जाए 2 डे बिफोर क्या मानसून का साउथ वेस्ट मानसून का आगमन हो चुका है। इस साल का क्वेश्चन है, तो 2025 में 2 डे पहले क्या आया, मानसून आया। वैसे तो 1 जून इसका तारीख जो है फिक्स है। तो बेसिकली देखा जाए मानसून का पहला आगमन केरल तट पर 1 जून के आसपास होता है। धीरे धीरे यह उत्तर भारत में पूरा फैल जाता है। और देखा जाए यहाँ पे 2020 और 2023 और देखा जाए आगे इस साल जो है 2020 में भी, 2023 में भी, ठीक है, और देखा जाए 2025 में भी। ये देखा जाए 1 से 3 दिन पहले आ चुका है, मतलब मानसून पहले आ जा रहा है, थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो इस साल देखा जाए 2 डे पहले आया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से, तो ग्रीन हाउस गैस पे क्वेश्चन है। तो जल बेसिकली देखा जाए इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वैसे तो परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रभाव किसका होता है, जल वाष्प का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए परसेंटेज में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें प्रभाव पूछ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वजह से, जल वाष्प से होता है। सभी ग्रीन हाउस गैसें योगदान करती हैं, लेकिन प्रकृति ग्रीन हाउस प्रभाव में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर का मुख्य कह सकते हैं योगदान है, 60% तक होता है। तो इसमें जो बेसिकली देखा जाए मानव जनित जो होते हैं ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ज़्यादा हम लोग निकालते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। तो ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैसें हैं और कौन कौन सा इफेक्ट है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। ग्रीन हाउस क्या है। नेक्स्ट आते हैं रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, तो ये देखा जाए रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में है, और इसे मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिस्ट्री लेक।
और बेसिकली इसे देखा है स्केल्टन लेक भी बोलते हैं, हड्डियों के, इसीलिए रूपकुंड लेक, स्केल्टन लेक। तो बेसिकली मिस्ट्री लेक भी बोल सकते हैं, मिस्ट्री लेक, और ये उत्तराखंड में है। और रूपकुंड झील बेसिकली बर्फानी झील है जहाँ कई प्राचीन कंकाल मिले हैं, तो इसे बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, भारत में काली मिट्टी कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? ब्लैक सॉयल। तो ब्लैक सॉयल देखा जाए, ये ऑप्शन में आप देखा जाए तो ऑप्शन में बेसिकली वेस्टर्न साइड में ज़्यादा, तो बेसिकली ये देखा जाए महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेग्यूर बोलते हैं, और बेसिकली कपास के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो गया, गुजरात में हो गया, ये ज़्यादा आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है काली मिट्टी। और ये सबसे कॉटन के लिए सबसे अच्छा सॉयल होता है, रेग्यूर सॉयल जिसे हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों? क्योंकि देखा जाए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ पार्टिकल होता है। पार्टिकल अगर देखा सॉयल की पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉलर है तो वाटर होल्डिंग ज़्यादा होगा। आप देखे होंगे इमेज, जैसे ऐसे ऐसे देखा जाए फटा हुआ और किसान बैठा रहता है और ऐसे मिट्टी दिखता है, वो बेसिकली ब्लैक सॉयल का होता है। जब भी इसमें पानी नहीं मिलेगा तो ये फट जाता है। तो काली मिट्टी क्यों? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर इसमें पानी की कमी हो जाती है तो आपको ज़मीनें ऐसे फटी फटी दिखेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और, एल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो ला नीनो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एल नीनो का बेसिकली भारत पे एक प्रभाव होता है, अगर आता है तो उस साल क्या होता है, मानसून क्या होता है, कमज़ोर होता है। जैसे इस साल 2025 में बोला जा रहा है कि एल नीनो का इफेक्ट बहुत कम था, एल नीनो का इफेक्ट नहीं था, इसलिए मानसून बहुत ज़्यादा है। तो मानसून यहाँ पे अगर एल नीनो होता है तो मानसून क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है और भारतीय मानसून क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और बेसिकली देखा जाए 2009 की बात एंड 2015 में देखा जाए एल नीनो की वजह से भारत में क्या था, सूखा था, यानी कि कम बारिश हुआ था। तो भारत में देखा जाए एक तरह से सूखा लाने का काम कौन कर सकता है, एल नीनो कर सकता है, सूखा। ठीक है, तो बेसिकली इस साल देखा जाए एल नीनो का इफेक्ट नहीं था, इसलिए ज़्यादा अच्छा मानसून है, मानसून अच्छा होता है। इसका रिवर्स पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए प्रवासी पक्षियों के लिए भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे, तो देखा जाए प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे अच्छा जो यहाँ पे देखा जाए, एक तो चिल्का झील है और बेसिकली दूसरा कांवर झील है और तोलक झील है, बेदांतगुल झील है। तो इसमें चिल्का झील क्या होता है, प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे अच्छा है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबसे बड़ा देखा जाए खारे पानी की झील है। और इसमें देखा जाए एक तरह से इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो चिल्का झील यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल किस प्रकार के जलवायु का उदाहरण है? तो थार मरुस्थल बेसिकली देखा जाए मरुस्थल वर्ड आ ही रहा है, तो मरुस्थली शुष्क का उदाहरण है, मरुस्थली शुष्क। और मरुस्थली शुष्क में क्या होता है, जो बारिश होता है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि उच्च ताप और शुष्क हवाएं यहाँ पे, ड्राई एयर चलते हैं, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, और ड्राई एयर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और बेसिकली कह सकते हैं इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? थार मरुस्थल को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला डेजर्ट भी पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे, ऐसा डेजर्ट जहाँ पे पॉपुलेशन मैन का ज़्यादा है। तो क्या क्या बोल सकते हैं, थार मरुस्थल है, ये मरुस्थली शुष्क होता है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, सबसे डेंस डेजर्ट यही है, थार मरुस्थल है। नेक्स्ट आते हैं कोरियोलिस बल जो होता है, अब जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जियोग्राफी का लेक्चर है। तो कोरियोलिस बल फोर्स जो होता है किससे संबंधित है?
तो कोरियोलिस देखा जाए पृथ्वी का बेसिकली जो घूर्णन होता है, घूमता है पृथ्वी गतिमान होता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिमान वस्तुएं मुड़ जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल बोला जाता है फूल। तो बेसिकली इसमें किससे है? पृथ्वी के घूर्णन से है। तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बाएं होता है। ठीक है, तो ये घूर्णन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दाएं, नॉर्थ में क्या होता है? राइट होगा, और दक्षिण में क्या हो जाएगा? बाएं मुड़ेगा। तो इसे हम लोग क्या? कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पाम तेल का। पाम तेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए देखा जाए इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब में ज़्यादा पाम होता है। तो मलेशिया से हमारे यहाँ ज़्यादा आता है पाम, तो ऐसा दिक्कत हो गया था, महंगा हो गया था, मलेशिया गवर्नमेंट से कुछ डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, तो पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाम होता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है। और भारत में पाम तेल का सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, आयातकार है। ठीक है, भारत, इसीलिए मलेशिया वगैरह से आता है यहाँ से ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं, आप देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको याद होगा कि आप 8 यहाँ पे राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्य वो कौन से हैं? और वो नॉर्थ, मतलब कि आपको ईस्ट टू वेस्ट ऐसे याद रखना है। तो बेसिकली राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये बेसिकली 8 स्टेट हैं जहाँ से क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। बिहार से ये नहीं गुजरती है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, सॉरी झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो लेकिन पहले क्या था? बिहार वाला ऑप्शन था सही, जब बिहार में छत्तीसगढ़, अरे झारखंड था। 2015 नवंबर 2008, मतलब 2000 में क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया, तो अब बिहार का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, बिहार से गुजरती नहीं है ये रेखा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्या होता है? एक तरह से सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है, इसे सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है। और किसके नदियों से मिलने से होता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा ही सबसे बड़ा डेल्टा, एक तरह से दुनिया का भी डेल्टा कह सकते। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का ही नहीं, ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा कौन बनाता है? डेल्टा जो ईस्ट में नदियाँ गिरती हैं, स्लोप में गिरती हैं, वो डेल्टा बनाती है। जो वेस्ट में गिरते हैं स्चुरीज बनाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से गिरता है, स्चुरीज ऐसे गड्ढा हो जाएगा, किनारे किनारे मिट्टी हो जाएगा। और डेल्टा क्या होता है? इस तरह से डेल्टा के आकार का हो जाएगा, अब नदियाँ ऐसे गिरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखा जाए एक रॉयल बंगाल टाइगर भी सुंदरबन में पाया जाता है। ऐसे भी लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? लोएस। अब लोएस देखा जाए कौन सी मिट्टी होगा? जो बेसिकली पवन से उड़कर जमा हो जाता है, हवा से, एयर से, उसे हम लोग लोएस बोलते हैं। और लोएस मिट्टी पवन द्वारा उड़ा कर जमा की गई महीन मिट्टी होती है, उसे लोएस बोलते हैं। जैसे चीन का लोएस एक पठार है, चीन में एक लोएस पठार है, वहाँ पे तेज़ी से हवाएं चलती हैं, और वो क्या होता है? वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं, उस पठार को बोलते हैं लोएस पठार। मतलब वो पठार पूरा दूसरे जगह से मिट्टी लाया हुआ या महीन मिट्टी से बना हुआ, इसीलिए उसे लोएस पठार भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, भारत का सबसे अधिक भूमिगत जल उपयोग किस राज्य में है? भूमिगत जल उपयोग, तो भूमिगत जल उपयोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। आप जानते हैं सिंचाई के लिए हम लोग नलकूप वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। पंजाब और हरियाणा में तो अत्यधिक दोहन भूजल का होता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब नलकूप वगैरह तो है, वहाँ पे बहुत सारे क्या हैं आपका बांध वगैरह हैं बहुत सारे, जैसे इंदिरा कैनाल हो गया, ये सब है।
ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप यानी कि भूमजल का उपयोग किया जाता है सिंचाई में। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो यहाँ पे देखा जाए नारियल उत्पादन में क्या है, तमिलनाडु राज्य प्रथम है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे कि नारियल उत्पादन में तमिलनाडु पहले और केरल क्या है, दूसरे पे है। तो केरल क्या है, केरल दूसरे स्थान पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है, भारत। अब नेक्स्ट आते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल तो ये किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मतलब हॉट डिजर्ट जिसे बोलते हैं रेगिस्तान है, ठीक है। और देखा जाए इसका क्षेत्रफल लगभग पूरे भारत के बराबर है, ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल कितना है पूरा अफ्रीका का, जो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है उसका जो एरिया है भारत के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ऐसा देखा जाए प्रॉब्लम होता है, जैसे बार बार बात होता है बिहार में ज़्यादा माइग्रेशन होता है, तो भारत में किस कारण से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे शिक्षा के लिए आते हैं लोग, रोजगार के लिए, विवाह के लिए भी ये माइग्रेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सारे ऑप्शन ऐसे सूट हो रहे हैं, तो सारे यहाँ पे सही होंगे। तो भारत में ग्रामीण के शहरी पलायन का मुख्य कारण तो रोजगार, परंतु देखा जाए मेन कारण तो रोजगार है, लेकिन शिक्षा भी है, शिक्षा के लिए भी लोग पलायन करते हैं। दूसरा यहाँ पे विवाह भी हो सकता है, तो ऑप्शन यहाँ उपरोक्त दिया है तो आप ये लगा सकते हैं। NSSO और सेंसर डेटा यही दिखाते हैं कि मतलब इसी की वजह से, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, तटीय लवणता सबसे अधिक कहाँ होती है? बेसिकली तो गुजरात में होते हैं, ठीक है, यानी कि गुजरात के कच्छ का रण जो है, यानी कि सौराष्ट्र क्या है, तटीय लवणता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भारत का सबसे अधिक क्या होता है, नमक यहीं पे बनता है, नमक, इसी स्लाइन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिंग ऑफ फायर बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए प्रसिद्ध है रिंग ऑफ फायर? तो आप जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर ऐसे है जो तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए बेसिकली होता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर एक बना हुआ, उसी के चारों ओर बना रहता है, इसीलिए उसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और देखा जाए ये रिंग ऑफ फायर जो है ये बेसिकली 75% जो यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखियाँ सक्रिय हैं, ज्वालामुखी सक्रिय जो दुनिया के हैं 75% रिंग ऑफ फायर पे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चिल्का झील किस राज्य में है? ऊपर हमने बताया चिल्का झील क्या है, उड़ीसा में है। और चिल्का झील मतलब एक देखा जाए एशिया का कह सकते हैं सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। यहाँ प्रवासी क्या होता है, पक्षियाँ, जैसे कह सकते हैं इरावदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है, एक डॉल्फिन होता है इरावदी डॉल्फिन, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और प्रवासी पक्षियाँ भी यहाँ पे आती हैं, उसके लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। हमने बोला ये रामसर का एक साइट भी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 21, प्रदेश का सबसे भीतरी कोर यानी कि इनर कोर, पृथ्वी का सबसे भीतरी कोर इनर कोर मुख्यतः किससे बनता है? इनर कोर तो आप जानते हैं इनर कोर जो होता है सॉलिड आयरन, यानी कि इनर कोर सॉलिड आयरन Fe और प्लस कह सकते हैं निकिल का बना होता है, निकिल Ni से बना होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर ये होगा सॉलिड आयरन प्लस निकिल का। और देखा जाए आउटर कोर अगर पूछा जाता, आउटर कोर बेसिकली कह सकते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ Fe एंड निकिल का बना होता है। तो इनर कोर सॉलिड बेसिकली और आउटर कोर लिक्विड का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली एलिमेंट के लिए पूछा जा रहा है, तो इनर कोर एलिमेंट में कौन हो जाएगा, आयरन और निकिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पे आयरन और निकिल हो गया यही। और देखा जाए कोर का जो बेसिकली टेम्परेचर होता है 5000 टू 6000 होता है डिग्री सेल्सियस। और देखा जाए बेसिकली आउटर कोर उसमें क्या होता है, एक कन्वेक्शन भी होता है। कन्वेक्शन एक फिजिक्स का लॉ होता है, कन्वेक्शन जो मूवमेंट क्या करता है, हीट का बेसिकली मूवमेंट करता है। आगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, तो बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। और देखा जाए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, मूंगा भित्त है। ठीक है, उसी का है। और देखा जाए ये क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है, हेरिटेज साइट है। और देखा जाए क्लाइमेट चेंज और कोरल ब्रीच की समस्या यहाँ पे है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरल का क्या हो रहा है, ब्लीचिंग हो जा रहा है, मतलब कोरल क्या हो रहा है, तो उसका थ्रेड हो जा रहा है, ब्लीच हो जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा बोला जा रहा है। तो ये बेसिकली पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण किस भू वैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, इसी के बेस पे जुड़ा हुआ है। तो भारत में प्लेट और मतलब कौन सा, इंडियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट क्या होते हैं, टकराते हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, इधर टकरा रहा है, और इधर इंडियन प्लेट टकरा रहा, तो इसके उभार से बना। क्योंकि ये पहले सबसे नीचे था, अब ऊपर एक तरह से यंगेस्ट माउंटेन है उसके, आप जानते हैं। और यहाँ पे औसतन देखा जाए इसकी ऊंचाई कितना 5 mm बढ़ती जा रही है हर साल पर ईयर। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसन कौन सा है, नदी बेसन बड़ा लार्ज। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए गंगा नदी बेसन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसन है। और गंगा बेसन में देखा जाए 8.6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला बेसन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे रहता है। और ब्रह्मपुत्र का बेसन क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन अधिकांश देखा जाए इसका तो चीन और बांग्लादेश में भी आ जाता है ब्रह्मपुत्र का। लेकिन अगर पूरा देखा जाए केवल नदी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि भारत अगर नहीं रहता तो ब्रह्मपुत्र हो जाता यहाँ पे आंसर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए भारत का, तो ये गंगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जलवायु, बेसिकली जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का देखा जाए मुख्य कारण यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी का घूर्णन हो गया, वनों की कटाई कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, तो ये सब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑल उपरोक्त हो जाएगा, यानी कि ऑल आंसर हो जाएगा। तो मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं, जैसे विशेषकर जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई। और बेसिकली देखा जाए हम IPCC का रिपोर्ट हो गया आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 76%, CH4 का 16 और N2O का भी 6 है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। आगे, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो ये तो बेसिकली छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में धान की खेती प्रमुख है, और इसे हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत का राइस बाउल किसे बोलते हैं, दक्षिण भारत का, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एपी क्या होगा, साउथ इंडिया राइस बाउल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्षा छाया क्षेत्र किस भारत में कहाँ स्थित है। तो वर्षा के लिए जहाँ पे छाया क्षेत्र, जहाँ पे कम बारिश, तो पश्चिमी घाट के बेसिकली पवना मुख जो होता है ढाल, वो भारी वर्षा होती है। लेकिन लेवार्ड साइड जो है, जैसे पुणे होगा, सोलापुर हो गया, ये बेसिकली क्या होता है, रेन शैडो हो जाता है वहाँ पे पहाड़ों की वजह से, रेन शैडो रीजन। तो रेन शैडो रीजन बेसिकली इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और लेवार्ड का भाग, लेवार्ड साइड में कौन का आता है, लेवार्ड साइड, तो इसमें पुणे आता है, पुणे और सोलापुर आता है। आप देखते हैं यहाँ पे बहुत क्या सूखा का प्रॉब्लम वाला केस आता है न्यूज़ में, आप देखते हैं। और देखा जाए जो तमिलनाडु होगा वो बेसिकली उत्तरी पूर्वी मानसून पे होता है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून पे निर्भर। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत जो होता है मेटल होता है, मेंटल। और ये देखा जाए इसकी जो मोटाई होती है 2900 किलोमीटर होता है। और बेसिकली क्रस्ट केवल क्या होगा इसका 30 to 70 किलोमीटर ही क्रस्ट होता है, क्रस्ट। तो एक अब देखा जाए मेटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम लोग एस्थीनोस्फेयर भी बोला जाता है, आप जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, मैग्मा ज़्यादा पाया जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार से पर्वत हैं, किस प्रकार का ये पर्वत है, माउंटेन किस प्रकार है। तो बेसिकली ये भ्रंश यानी कि ब्लैक माउंटेन के रूप में जाना जाता है, यानी कि फॉल्टिंग बेसिकली इसमें ज़्यादा होता है और ब्लैक माउंटेन होता है। ब्लैक माउंटेन जैसे और भी एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, जर्मनी का हर्ज हो गया, हर्ज वो भी एक तरह से इसी के ब्लैक माउंटेन के रिस्पेक्ट में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, आप जानते हैं। तो हीराकुंड बांध क्या है, यानी कि उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। और किस नदी में है उड़ीसा का हीराकुंड बांध, ये महानदी पे है, महानदी पे कह सकते हैं बड़ा बांध जो है हीराकुंड है। और दुनिया के सबसे लंबे यानी कि बांध में बेसिकली 25 किलोमीटर का है। और टेहरी देखा जाए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी। टेहरी क्या है, ये लंबा नहीं है, ऊंचा है, टेहरी ऊंचाई पे है। और ये कहाँ, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ये हाइट पे है और ये क्या है, लंबाई में है। नेक्स्ट देखा जाए चक्रवात किस दिशा में घूमती है, चक्रवात। तो चक्रवात देखा जाए तो दो तरह के चक्रवात होते हैं, बेसिकली हमने अभी ऊपर डिस्कस किया जाता है। इसे हम लोग कोरोलिस क्या बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं, कोरोलिस इफेक्ट बोलते हैं। और कोरोलिस इफेक्ट जैसे हमने बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये साउथ में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ उत्तरी गोलार्ध में क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा में तो नहीं होगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में मुख्यतः कहाँ से आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है। तो ये एक तो क्या होगा, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, घड़ी के दिशा में। ठीक है, तो यही कोरोलिस इफेक्ट का है, तो दोनों। नेक्स्ट आते हैं लॉस एंजेलिस किस प्रकार के प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजेलिस देखा जाए बेसिकली स्मॉग होता है
और स्मोक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये किससे बना होगा? ठीक है, स्मोक तो धुंध जो बोलता है। और इसमें क्या होता है, एक यानी फोटोकेमिकल स्मोक होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से लॉस एंजलिस प्रसिद्ध है। और इसमें O3 ओजोन होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, ये और बेसिकली जो एक और स्मोक के लिए जाना जाता है लॉस एंजलिस, तो फोटोकेमिकल स्मोक, जैसे अभी हमने बोला फोटो केमिकल स्मोक। ठीक है, और देखा जाए एक और स्मोक होता है जो लंदन में आता है। लंदन में एक स्मोक होता है, वहाँ का स्मोक सल्फर स्मोक बोला जाता है। सल्फर स्मोक बोला जाता है। ये भी एक तरह से ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध भी है सल्फर स्मोक ज़्यादा। ये फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पे? लॉस एंजलिस ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई जो है मैरिना ट्रेंच है, बहुत फेमस है। और मैरिना ट्रेंच की जो गहराई है 11,034 मीटर की है। ठीक है, यानी कि 11 किलोमीटर की है बेसिकली। और देखा जाए एक सबसे गहरी यानी कि चैलेंजर डीप इसकी सबसे गहरी जगह है। एक इसी में मतलब डीप है जिसे हम लोग चैलेंजर डीप भी बोलते हैं। ये सबसे इसी का गहरा पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं भौमी जल पुनर्भरण। भौम जल पुनर्भरण किससे है? तो वर्षा जल का संचल होता है, यानी कि कह सकते हैं जिसे हम लोग ज़्यादा फेमस है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज वर्षा जल संचय से भूजल स्तर को बनाया जाता है। भारत में जलवायु परिवर्तन अत्यधिक उपयोग के कारण क्या होता है? बेसिकली फेमस है, इसीलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेगिस्तान में बनने वाला ओरिएसिस किस कारण होता है? ओरिएसिस किस कारण होता है? तो बेसिकली देखा जाए ये भूजल के ऊपर आने से ओरियोसिस होता है। और ओरियोसिस का डिजर्ट में ग्राउंड वाटर सतह पर आ जाता है, उसे हम लोग ओरियोसिस बोलता है। ये ज़्यादातर देखा जाए रेगिस्तानी जीवन का एक तरह से मुख्य केंद्र होता है ओरियोसिस। तो ये कहाँ से है? भूजल स्तर के ऊपर आ जाने को वही ओरियोसिस बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चंद्रमा पर ज्वार भाटा क्यों नहीं होता? चंद्रमा पर ज्वार भाटा क्यों नहीं होता? तो देखा जाए एक तो क्वेश्चन ही ऐसा है हंसने वाला है, तो वहाँ पानी नहीं है, ज्वार भाटा क्यों आएगा? तो बेसिकली ज्वार भाटा केवल समुद्र में होता है, चंद्रमा पे तो होता नहीं। परंतु चंद्रमा ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा का एक क्या है मुख्य कारण भी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। चलिए, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला यानी कि दीन दयाल जो है बंदरगाह इसका नाम पड़ गया है, तो इसे हम लोग सबसे बड़ा कह सकते हैं बंदरगाह बोलते हैं। और गुजरात का कांडला पोर्ट सबसे बड़ा ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट होता है। और देखा जाए अब इसे बेसिकली ये वाला कांडला को हम लोग दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। दीनदयाल जैसे यहाँ पे दीनदयाल लिखा, दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब देखा जाए कर्क रेखा भारत में सबसे पहले किस राज्य को छूती है? कर्क रेखा भारत में किस राज्य को? तो राजस्थान को छूती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा सबसे पहले राजस्थान को छूती है। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल कैंसर को सबसे पूर्व राज्य क्या है? बेसिकली मिजोरम है, हमने अभी उधर बताया था ऊपर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सबसे तो बेसिकली कह सकते हैं भारत में पूछा जाए तो भारत में कंचनजंगा होगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई बेसिकली और सबसे ज़्यादा तो बेसिकली क्या है? एवरेस्ट है, नेपाल और तिब्बत में है। कंचनजंगा देखा जाए तो 8,586 मीटर ऊंचाई है।
और दूसरा देखा जाए इसका दूसरा और नंदा देवी हो जाए, नंदा देवी। और नंदा देवी देखा 7,816 मीटर है। आगे चलते हैं, डेड सी किसके लिए प्रसिद्ध है? डेड सी। तो डेड सी में देखा जाए बेसिकली सबसे खारे झील के लिए प्रसिद्ध है। तो डेड सी क्या है? खारे झील के लिए प्रसिद्ध है, तो डेड सी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डेड सी कहाँ पे है? तो डेड सी बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेड सी क्या है? इजराइल जॉर्डन सीमा पे पाया जाता है। इजराइल और जॉर्डन सीमा। और बेसिकली देखा जाए इस सैलिनिटी के मामले में सबसे अधिक कह सकते हैं 34% है। इसमें इंसान आसानी से तैर सकता है क्योंकि इसमें मतलब सलाइन ज़्यादा होता है। यह पृथ्वी की सतह का सबसे एक तरह से क्या कहते हैं बिलो सी लेवल है। और इसका जो मतलब निचली बिंदु है नीचे वो 430 मीटर का है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो देखा जाए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्रफल है 44 मिलियन वर्ग मीटर है, मीटर वर्ग। ठीक है, यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% रखता है। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और सबसे घनी आबादी वाला भी एशिया महाद्वीप है, घनी आबादी वाला भी एशिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा भी महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखा जाए पवन ऊर्जा में तमिलनाडु का योगदान ज़्यादा है। तमिलनाडु पवन ऊर्जा में एक अग्रणी है। गुजरात और महाराष्ट्र इसके बाद आते हैं। इसके बाद गुजरात हो गया और इसके बाद क्या होता है? महाराष्ट्र होता है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में दुनिया में शीर्ष देशों में भारत आने लगा है। ठीक है, अब आते हैं सुनामी किस कारण से उत्पन्न होता है? तो सुनामी देखा जाए बेसिकली वही भूकंप के वजह से होता है। समुद्र तल में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, उससे क्या होता है? सुनामी आ जाता है, सुनामी। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सबसे सुनामी वर्ड अगर हमारे सामने आता है तो हमें क्या याद आता है? 2004 का सुनामी, जो एक देखा जाए इंडियन ओशन में सबसे बड़ा विनाशकारी 2004 में सुनामी की वजह से हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्लैक साइल यानी कि सॉइल मतलब सॉइल जो होता है ब्लैक सॉइल SOIL, तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऊपर हमने लिखा था रेग्यूर मिट्टी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। तो काली मिट्टी बेसिकली कपास के लिए उपयुक्त होता है और इसे हम लोग रेग्यूर मिट्टी भी बोलते हैं, रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं? सबसे स्मॉल होते हैं। तो हमने बताया था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था? सॉइल के पार्टिकल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मानसीराम है, मानसीराम। और देखा जाए यहाँ पे जो बारिश है, जैसे इस साल देखा जाए 12,000 मिलीमीटर था, तो इसका बेसिकली कह सकते हैं 11,870 मिलीमीटर वर्षा लगभग यहाँ पे होता है। दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे वर्षा वाला स्थान है। और चेरापूंजी इससे पहले था, अब ये मानसीराम हो गया जो थोड़ा सा आगे है ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, राजस्थान में है। और थार क्या है? रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। और ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है और सबसे डेंस डेजर्ट भी थार मरुस्थल भी बोला जाता है, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक,
भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कर्नाटक है। कर्नाटक से कॉफ़ी, कॉफ़ी से कर्नाटक याद कर सकते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि 70% कॉफ़ी जो इंडिया में होता है सब कहाँ से? कर्नाटक। और इसका मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे कर्नाटक में होता है, इसका मुख्य क्षेत्र तो चिकमंगलूर है, मंगलूर और कूरगर्ग, ये 2 जगह है जहाँ पे काफ़ी सबसे ज़्यादा होता है। और देखा जाए बेसिकली काफ़ी को कमर्शियल प्लांट क्रॉप में तो रखते ही हैं। कमर्शियल प्लांट की लिस्ट भी ऐसे पूछा जाता है जैसे शुगर केन हो गया और जूट हो गया और मतलब कॉफ़ी हो गया, ये सब कमर्शियल क्रॉप में आते हैं। जिससे पैसा मिलता है उसे कमर्शियल क्रॉप यानी कि कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, एक तरह से रिपीट हो गया। ये बेसिकली स्लाइन दलदली क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात का एक बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। और यहाँ पे देखा जाए हर साल एक उत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग रण उत्सव भी बोलते हैं। रण उत्सव भी मनाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान ही है। और देखा जाए अगर जनसंख्या के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यूपी हो गया, ठीक है। अगर राजस्थान का एरिया देखा जाए तो 342 to 39 वर्ग किमी होता है, ठीक है। भारत का देखा जाए सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन है? सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा भी हो जाना चाहिए, तो ये क्या है? बेसिकली गोवा है, ठीक है। यानी कि गोवा का जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग मीटर है, ठीक है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा में क्या है? बेसिकली पर्यटन और लॉ ऐश बेसिकली प्रसिद्ध है, ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डेथ वैली कहाँ स्थित है? डेथ वैली, तो डेथ वैली देखा जाए अमेरिका में स्थित है और डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। यानी कि कह सकते हैं डेथ वैली कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया बेसिकली क्या है? यूएसए। जैसे यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। आप डीसी पढ़ते हैं तो डीसी मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया होता है। तो एक तरह से बेसिकली कह सकते हैं वहाँ के कैपिटल के ही जगह है। यह धरती का एक तरह से सबसे गर्म क्षेत्र है। और यहाँ का जो रिकॉर्ड देखा जाए 1913 का एक रिकॉर्ड है, ठीक है। 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक है। इसीलिए डेथ वैली बोला जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? पुराना तेल क्षेत्र तो ये डिगबोई था सबसे पुराना क्षेत्र। और ये कहाँ पे है? बेसिकली ऑयल सिटी ऑफ आसाम बोला जाता है इसे, डिगबोई को ऑयल सिटी ऑफ आसाम। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे? आसाम में है। और यहाँ पे तेल जानते हैं कब निकाला गया? 1867 में निकाला गया। झूम खेती किस क्षेत्र से जुड़ी है? झूम खेती, तो झूम खेती देखा जाए उत्तर पूर्व भारत से जुड़ा हुआ है झूम खेती, और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है ज़्यादातर। आप शिफ्टिंग कल्चरवेशन बोलते हैं, कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती। गायरो खासी जयंतिया यहाँ पे झूम खेती होता है और नॉर्थ ईस्ट में है। और किसान जंगल जलाकर अस्थायी खेती करते हैं, जिसे हम लोग एक वर्ड दिया जाता है, इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हॉट स्प्रिंग गर्म जल स्रोत कहाँ का कारण क्या होता है? तो इसका देखा जाए बेसिकली भूतापीय ऊर्जा का कारण है। बेसिकली भूमि में क्या मैग्मा गर्म चट्टान के कारण जल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और भारत में हिमालय
झारखंड में हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। हिमालय हो गया, झारखंड में एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे पाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और देखा जाए ये लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, आप जानते हैं। और इसका व्यास अगर जानना हो 142,984 किलोमीटर है। और इसे हम लोग ग्रेट रेस्ट स्पॉट, एक विशाल तूफान भी इसमें आता है, एक तूफान आता है जिसे हम लोग ग्रेट रेड स्पॉट विशाल तूफान है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक SDI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो देखा जाए ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, आंसर साफ ही है। तो SDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और उसी के रिपोर्ट को मतलब क्या बोलते हैं, इंडेक्स हो जाता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा हो गया, आय, ये सब शामिल रहता है। ठीक है, और इसका देखा जाए इंडिया में 132 था रैंकिंग HDI में, कितना, 2024 का। आगे आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है? ग्रीन हाउस से। ठीक है, तो गैस से किससे? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और देखा जाए बेसिकली इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC ये सब शामिल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो विक्रमशिला बिहार में स्थित है। और विक्रमशिला देखा जाए बिहार के भागलपुर में था, भागलपुर। और पाल वंश यानी कि के धर्मपाल ने इसे बनवाया था, धर्मपाल ने स्थापना किया था। और नालंदा और विक्रमशिला यहाँ के दो, बिहार के दोनों प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं, ज्वालामुखी द्वीप का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ज्वालामुखी द्वीप का सबसे बड़ा समूह हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप। और देखा जाए बेसिकली हवाई द्वीप में क्या है, एक माउंट मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मौना लोआ हवाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस का तो मीथेन ही होता है, CH4 मीथेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैडी फील्ड गैस भी बोलते हैं, या मार्स गैस, दलदल वाली गैस भी बोला जाता है। तो नेचुरल गैस में देखा जाए CH4 है। और ये सबसे ज़्यादा CNG कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में वाहनों में उपयोग होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 61। तो अब देखा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की जलवायु का है? सबसे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया। तो इसमें देखा जाए सबसे अधिक जो है, ऐसे तो क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसमें मरुस्थलीय जो जलवायु है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली कह सकते हैं 1/3% एक कवर करता है। अब इसमें देखा जाए बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे सहारा हो गया, गोबी हो गया, कालाहारी हो गया, थार हो गया, ये सब आ जाते हैं। और वनों का क्षेत्रफल जो है, फॉरेस्ट का देखा जाए, फॉरेस्ट का क्या 31% हो जाएगा। मरुस्थली का तो 1/3 कितना हो गया, 33% हो गया। तो ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मरुस्थली जलवायु यही। ठीक है, आगे देखा जाए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे अब इसमें बेसिकली हैरी से हेस ने, अल्फ्रेड वेगनर भी है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और देखा जाए 1960 में हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार रखा। तो बेसिकली देखा जाए जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, ये वेगनर के द्वारा दिया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और जो ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 का है, ठीक है। 1912 में सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया किसी के आदमी को मिला था, आप जानते हैं उसका आंसर, ठीक है। और ऐसे याद रख सकते हैं अल्फ्रेड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये बेसिकली हैरिस एस ने दिया था और ये 1960 में दिया था, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जिसे हम लोग बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर ही पूरा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पृथ्वी की सतह 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेटों में इन्होंने बांटा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, ये तो कई बार आ गया, अभी विश्व का था, एशिया का था, तो चिल्का झील ही हो जाएगा आंसर। यानी कि चिल्का झील क्या उड़ीसा में ब्रैकिश वाटर लेगून बोला जाता है इसे। चिल्का झील को क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर लेगून। यह देखा जाए समुद्र से एक संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए एक, जैसे हमने पक्षी वाला बात किया था, यहाँ पे फ्लेमिंगो आता है, फ्लेमिंगो। और ये एक रामसर मतलब यूनेस्को का रामसर साइट भी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, तो देखा जाए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 93 मिलियन मील है, जिसे हम लोग 150 मिलियन भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। जैसा आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी जो बहने वाली मिट्टी होती है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे उपजाऊ यही कृषि होता है। और इसमें दो तरह की मिट्टी ज़्यादा फेमस होता है, एक खादर होता है जो नई मिट्टी होती है बहती है नदियों से, एक भांगर होता है जो थोड़ा ऊपर रहता है और ये पुरानी मिट्टी होती है वो रहता है। दो प्रकार के इसमें ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। एक तराई मैदान वाले भी आते हैं, लेकिन खादर और भांगर दो मेन इम्पॉर्टेंट मिट्टी यहाँ पे होता है उत्तरी मैदान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो भारत का मानचित्रण सर्वेक्षण किस संस्थान के अंतर्गत आता है? तो ये बेसिकली देखा जाए सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है ये। और ये देखा जाए इसका स्थापना कब हुआ था? सर्वे ऑफ यानी कि बेसिकली क्या करता है, भारत की मैपिंग वगैरह करता है, मैपिंग एजेंसी है। 1776 का बहुत पुराना ये सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया का, और इसका जो बेसिकली मुख्यालय है ये देहरादून में उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं झील वुलर झील कहाँ पे स्थित है? तो फेमस है जम्मू कश्मीर में झील है। और वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी वुलर झील क्या है? मीठे पानी का, स्वीट वाटर का है। जैसे ब्रैकिश वाटर का कौन है? चिल्का झील है। तो झेलम नदी से जुड़ा होता है। ये अगर देखा जाए किस नदी से रिलेटेड है? तो झेलम नदी से रिलेटेड है। और ये भी देखा जाए जिस तरह से चिल्का उड़ीसा का रामसर वेटलैंड साइट है यूनेस्को का, ये भी रामसर वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट आते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है द्वीप? तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप होता है, ठीक है। तो मध्य अंडमान होता है, यहाँ पे मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। और एक देखा जाए विश्व प्रसिद्ध क्या है, एक मजुली विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप है। नदी द्वीप देखा जाए तो मजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और नदी द्वीप है तो ये नदी किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश के पास से सबसे अधिक टेढ़ी मेढ़ी होती है? ऐसा क्वेश्चन है, किस देश? तो सबसे ज़्यादा देखा जाए अमेरिका अलास्का के पास सबसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है।
और राजनीतिक सीमा को ध्यान में रखकर टेढ़ा बनाया गया और बेसिकली कह सकते हैं 180 देशांतर पे होता है, डिग्री देशांतर पे। ओजोन परत किस वायुमंडलीय मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत देखा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समतापमंडल में पाया जाता है और बेसिकली अल्ट्रावायलेट को क्या करता है, फिल्टर करता है। और ओजोन जो होल का बात था अंटार्कटिका पर पाया जाता है, ऐसा आप याद रखिए। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप के जो तीव्रता है रेक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है और बेसिकली ये क्या होता है, भूकंप की ऊर्जा परिमाण मैग्नीट्यूड मापता है। और देखा जाए एक और स्केल होता है मर्कैली स्केल, ये भूकंप के इंटेंसिटी मेजर करता है, यानी कि इसका प्रभाव कितना है, इंटेंसिटी ये मेजर करता है ये, ठीक है। दो आपको याद रखना है, एक रिक्टर इसकी तीव्रता ये मेजर करता है और यहाँ पे प्रभाव जो है इसका ये मेजर करता है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH क्या होगा, 44 हो जाता है ये, और श्रीलंका से कन्याकुमारी तक जाता है 3745 किलोमीटर है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाता है। नेक्स्ट आते हैं, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से आता है और बेसिकली कह सकते हैं अवसादी होता है। और सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला होता है अगर पूछा जाता है, एंथ्रासाइट इससे जुड़ा हुआ है, सबसे बेहतरीन कोयला। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र का राज्य जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश है सबसे बड़ा। तो देखा जाए डेंसिटी नहीं पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होता है, वर्ग किलोमीटर का होता है, 77,000 वर्ग किलोमीटर है। और बेसिकली अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो मिजोरम है, मिजोरम राज्य। और यहाँ पे देखा जाए वन क्षेत्र 85% वन क्षेत्र पाया जाता है मिजोरम में, ठीक है। एरिया में मध्य प्रदेश हो गया, परसेंटेज में मिजोरम हो गया। आगे लू की ऋतु में चलती है, किस ऋतु में चलती है? तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है, तो ये ग्रीष्म ऋतु हो गया। और लू एक शुष्क हवा जो मई और जून में चलता है और बेसिकली उत्तर भारत में ज़्यादा चलता है लू का शिकार जून में। और इन से बचने का एक वही है कि पेय ज़्यादा आपको आम और लस्सी वगैरह पीते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो लंबाई देखा जाए इसका वही है 25 किलोमीटर और बेसिकली ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये इंडिया में केवल 916 किलोमीटर रहता है। तो अगर देखा जाए भारत में पूछा जाता है तो गंगा नदी हो जाए। इसी तरह से लार्जेस्ट बेसन क्या है इंडिया में? गंगा का हो जाता है। अगर पूरा पूछा जाए तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेतीले तूफान क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेतीले तूफान जो होते हैं उसे हम लोग बुर्रान बोला जाता है। और बुर्रान बेसिकली रेगिस्तान में आने वाले रेतीले तूफान होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिम आंधी बोलते हैं, यानी कि एक लीजार्ड बोला जाता है। और हिम आंधी होता है, ये ठंडे में पाया जाता है हिम आंधी, जिसे हम लोग स्नो स्ट्रॉम बोला जाता है, स्ट्रॉम। तो आगे चलते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचता है बेसिकली? तो केरल तट पे पहुँचता है। कब पहुँचता है? 1 जून के आसपास। अब आजकल तो देखा जाए 2-2 दिन पहले आ जा रहा है जिससे, और 15 जुलाई तक ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं, रेत के टीले यानी कि सैंड ड्यून किस प्रक्रिया से बनते हैं?
तो सैंड ड्यून बेसिकली डिपोजिशन से बनते हैं, तो इसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन, यानी कि डिपोजिशन को निक्षेपण बोलते हैं हिंदी में। तो यही तेज हवाएं रेत उठा कर लेके जाके सैंड ड्यू बना देते हैं। जैसे थार हो गया, सहारा रेगिस्तान में ये सब बहुत पाए जाते हैं, यानी कि निक्षेपण पाए जाते हैं, मूवी वगैरह में आप देखे होंगे। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अलकनंदा, देवप्रयाग बेसिकली अब यहाँ से क्या कहलाता है, यानी कि भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग ये सब बेसिकली यहाँ से गंगा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सुंदरबन डेल्टा हो गया, और कहाँ पे पाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के जब मुहाना होता है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पाया जाता है बेसिकली। और ये रॉयल बंगाल टाइगर का एक निवास है और यूनेस्को साइट भी है। सागरिका किससे संबंधित है? सागरिका बेसिकली ज्वरीय ऊर्जा से संबंधित है। बेसिकली सागरिका टाइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट भी है। और ये बेसिकली देखा जाए केरला 2017 का है सागरिका। तो सागरिका प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो यही है, यानी कि ज्वरीय ऊर्जा जो चंद्रमा और सूर्य के किससे ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण से होता है, उत्पन्न होता है, उसी को ज्वरीय ऊर्जा बोलते हैं, टाइडियल एनर्जी बोला जाता है। तो टाइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट केरला 2017 का है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो देश का नर्मदा ताप्ती क्या पूर्व से पश्चिम होते हैं और स्टूरीज बनाते हैं। पूरब की ओर जो नदियाँ गिरती हैं बेसिकली वो डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम की तरफ जो गिरती हैं वो क्या स्टूरीज बनाती हैं, और ये अरब सागर में गिरती हैं। और भारत की अधिकांश नदियाँ जो पूरब की ओर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, नर्मदा ताप्ती ये सब पश्चिम में गिरती हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये देखा जाए यहाँ मेघालय का नोई कलिकाई है, और इसका देखा जाए 340 मीटर है। ठीक है, और चेरापूंजी मेघालय के ही पास है। कर्नाटका का जोगफाल 253 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, प्रसिद्ध है कर्नाटका का। तो यहाँ पे देखा जाए जोगफाल हो गया, ये हो गया। तो आंसर देखा जाए यहाँ पे 340 वाला हो जाएगा, नोई कालिकाई। जोगफाल का इतना होता है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना की जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये जाके प्रयागराज में किससे गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप किस समुद्र में स्थित है? तो अंडमान निकोबार कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और देखा जाए इसे पोर्ट ब्लेयर की राजधानी बेसिकली कहाँ पे? यही बंगाल के खाड़ी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाता है। इसका नाम बदल गया, आप बताइएगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की? तट रेखा में देखा जाए गुजरात है, और ये लगभग 1600 किलोमीटर तक होता है। और पूरे भारत की तट रेखा क्या है? 7516 किलोमीटर है। इसमें से 1600 गुजरात का ही केवल है। नेक्स्ट आते हैं, नीलगिरियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? नीलगिरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों से मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी जोड़ता है, संगम है। और यहाँ पे एक दुर्लभ बकरा प्रजाति भी पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य खनिज संसाधनों के आधार पर कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य खनिज संसाधन जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है तो ये उड़ीसा है। देखा जाए उड़ीसा में लौह हो गया, बॉक्साइड हो गया, क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब के बड़े भंडार हैं। तो इसीलिए देखा जाए इंडिया मिनरल हब इसे बोला जाता है बेसिकली उड़ीसा को।
उड़ीसा को क्या बोला जाता है, इंडिया मिनरल हब भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तरह से खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, स्टेट किस महाद्वीप की घास भूमि है। स्टीप घासों के देखा जाए नाम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टीप्स एक घास की प्रकार होता है, वो किस महाद्वीप की घास है। तो बेसिकली ये क्या होगा, एशिया महाद्वीप का हो जाता है। इसी तरह से देखा जाए और भी हमें याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप का एक सावना होगा, ठीक है। और देखा जाए दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का बहुत पूछा जाता है, अमेरिका का, और ये पंपास हो गया। और ऑस्ट्रेलिया का भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो घास के प्रकार हैं वो क्या है, डाउन्स हो गया। ये थोड़ा सा आपको 3-4 याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये अंडमान निकोबार ही है द्वीप समूह। और देखा जाए इसमें द्वीपों की संख्या जो 572 द्वीप हैं। और देखा जाए निकोबार में जो है 2 पार्ट है, अंडमान निकोबार। तो ये निकोबार में देखा जाए द्वीपों की संख्या जो है 22 है, लेकिन अंडमान में क्या हो जाएगा, 350 द्वीपों की संख्या है। और भी इसमें द्वीपों की संख्या है। अगर देखा जाए रणनीतिक दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण एक पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ये राजस्थान सूर्य प्रकाश और शुष्क जलवायु के कारण सौर ऊर्जा का एक क्या है, बेसिकली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसमें देखा जाए सबसे बड़ा जो दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा सौर पार्क जो है जोधपुर का है। और जोधपुर का जो पार्क है उसे क्या बोला जाता है, जोधपुर का पार्क, इसे हम लोग भादला सौर पार्क बोला जाता है, भादला सौर पार्क बोला जाता है। और देखा जाए इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब यहाँ पे देखा जाए मरुस्थल पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि मतलब गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, या मतलब कि हॉट या डिजर्ट या कोल्ड डिजर्ट बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे बड़ा मरुस्थल एक तरह से कोल्ड डिजर्ट वाला है, जो अंटार्कटिका बर्फीली पूरा रेगिस्तान है। और इसका देखा जाए एरिया 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बर्फ से ढका है, ठीक है। अब देखा डिजर्ट किसे बोला जाता है, जहाँ पे इवोपरेशन क्या होता है, ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन होता है, उसे हम लोग डिजर्ट बोला जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा इवोपरेशन हो। और सहारा देखा जाए सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा तेज घूर्णन किस रेखा पर होता है। तो ये बेसिकली देखा जाए भूमध्य रेखा पे होता है। और ये देखा जाए इसकी रफ्तार जो है 1670 किलोमीटर पर घंटा होता है। ध्रुवों पर रफ्तार क्या होता है, बेसिकली 0 होता है ध्रुवों पर रफ्तार। तो अगर ध्रुवों पर रफ्तार पूछा जाए तो आपको क्या कहेंगे, 0 होगा, 0 होगा। 95 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पे, उड़ीसा में ही पाया जाता है। और उड़ीसा में देखा जाए भारत का कुल 45% बॉक्साइट यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। और बेसिकली बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सी है, बहुत आसान सा है, तो नाइट्रोजन गैस होता है, 78% होता है। और वहीं पे ऑक्सीजन लगभग क्या हो जाता है, 21%। और देखा जाए आर्गन लगभग 0.93% होता है, आर्गन जो 0 ग्रुप के नोबल गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए 0.04% है, ठीक है। जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, परंतु स्थिरता जो है यानी कि नाइट्रोजन देता है। आगे आते हैं, भारत का सबसे
ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा खारदुंगा का है, और खारदुंगा बेसिकली कहाँ पे है? लद्दाख। और इसका देखा जाए ऊंचाई क्या है? 5359 मीटर है। यह लद्दाख में स्थित है, और सामरिक दृष्टि से एक तरह से भारत यह दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये तो प्रशांत महासागर है, और देखा जाए बेसिकली 165 की मिली वर्ग मीटर में फैला होगा, और इसका देखा जाए 1/3% भाग ही मतलब बेसिकली कवर करता है। यह सबसे बड़ा महासागर है, और यहाँ पे एक मैरीना ट्रेंच होता है, और यहाँ सबसे गहरा क्या है? महासागर का भाग है मैरीना ट्रेंच। ऊपर क्वेश्चन हमने किया था। आगे देखा जाए अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम है। ये अमरकंटक एमपी नदी का एक कह सकते हैं एमपी में पाया जाएगा, और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम स्थल कहा जाता है अमरकंटक। यहाँ पे बहुत सारे सोन और महानदी निकलता है। इसके बाद देखा जाए भूगोल का पिता किसे बोला जाता है? जियोग्राफी तो एरिस्टोस्थनीज को बोला जाता है, और इनका जन्म देखा जाए एरिस्टोस्थनीज का 276 से लेकर 144 BC का है, और फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है। और इनके बुक का था नाम जियोग्राफिका इनके बुक का नाम था, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का अनुमान काफ़ी सटीक लगा लिया था उस समय। ठीक है, अब देखा जाए इसमें बिहार स्पेशल जियोग्राफी वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जियोग्राफी में देखा जाए इंडिया और वर्ल्ड का जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बिहार जो स्पेशल है उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखा जाए ये अगर इंडिया में देखा जाए तो 12वें स्थान पे है। ये सबसे बड़े क्षेत्रफल में 12वें स्थान पे है, और देखा जाए क्षेत्रफल भारत के दृष्टि से 2.86% है, पूरे भारत के भूभाग को कवर करता है। अगर देखा जाए इसमें कितने वर्ग किलोमीटर है, तो आपका 1,04,394 वर्ग किलोमीटर है, ये इसका एरिया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कितना कवर करता है? 2.86% कवर करता है, और चौथा स्थान है 12वां स्थान है इसका। नेक्स्ट आते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है, और देखा जाए 5,229 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, और यहाँ बेसिकली कह सकते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट, और देखा जाए बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा ज़िला यानी कि आपको शिवहर है, और ये 349 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बिहार का सबसे कम होता है शिवहर में। सबसे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? बिहार की प्रमुख नदी देखा जाए गंगा है, सबसे प्रमुख नदी, एकदम बीचों बीच जाता है, और गंगा नदी बिहार को पूर्व से पश्चिम तक बहती है, और राज्य की एक तरह से जीवन रेखा है। और बिहार में देखा जाए गंगा का 445 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। ये क्या, कोसी नदी अपनी बार बार बदलती धारा और बाढ़ के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोला जाता है। और कोसी नेपाल से निकलती है, और बिहार सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा जिले को प्रभावित करती है। बेसिकली सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया, मधेपुरा हो गया, ये सब। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी गंगा में मनेर में मिलती है, और पटना के पास मिलती है। सोन नदी गंगा में मनेर नामक स्थान पे मिलती है, और सोन नदी ढक्कन पठार से
निकल कर बिहार में प्रवेश करती है ढक्कन, और ये मनेर नाम के स्थान पे मिलती है गंगा से। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का सबसे बड़ा प्राकृतिक झील कौन है? बिहार का नेचुरल झील काबर ताल है। तो यहाँ पे काबर ताल सबसे बड़ा है। यह एशिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी प्राकृतिक आर्द्र यानी कि वेटलैंड है, जो देखा जाए 2020 में रामसर वेटलैंड घोषित हुआ है इसको। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार का कैमूर जिला जो है धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी वर्षा धान उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। आगे चलते हैं, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है पूर्णिया में होता है, और यहाँ पे देखा जाए 1300 से लेकर 1400 मिलीमीटर तक एनुअली बारिश हो जाता है। पूर्णिया बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और गया देखा जाए, यानी कि गया में मगध जो हो गया यानी कि पार्ट होता है, उसे हम लोग सबसे कम वर्षा वाला जगह माना जाता है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी हुई? तो औसत वार्षिक वर्षा देखा जाए बिहार में तो ये 1200 mm मान सकते हैं। यहाँ पे मेनली देखा जाए 85% वर्षा कौन होता है? साउथ वेस्ट मानसून से होता है। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा पठार कौन है? बिहार का सबसे बड़ा पठार कैमूर पठार है, और यह देखा जाए चटनापुर पठार का विस्तार है और खनिज संपदा में भी सबसे अच्छा है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये, और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। और बंगाल टाइगर, स्नॉथ बियर हो गया, और जंगली हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है? बिहार में देखा जाए गन्ना उत्पादन का क्षेत्र चंपारण में है। बेसिकली चंपारण क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और चंपारण देखा जाए एक इंडिगो आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले अपना आंदोलन शुरू किया था। ठीक, बिहार का कौन सा जिला लीची बेल्ट के नाम से जाना जाता है? लीची बेल्ट तो मुजफ्फर वाला एरिया क्या लीची बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं ये शाही लीची अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध है, और इसे देखा जाए इस लीची को 2018 में एक GI टैग में जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। बिहार की जल विद्युत परियोजना कोसी परियोजना कहाँ स्थित है? कोसी परियोजना कहाँ पे? बिहार, और ये बेसिकली नेपाल बीरपुरा नेपाल में स्थित है। कोसी परियोजना बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत योजना है, और बिहार और नेपाल दोनों देशों को ये लाभ पहुंचाती है, दोनों देशों को। आगे चलते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र खनिज संपदा से सर्वाधिक समृद्ध है? खनिज संपदा से तो देखा जाए ये छोटा नागपुर है, प्लेटू, ये साउथ बिहार है, और यहाँ पे देखा जाए पार्ट या दक्षिण बिहार विशेषकर कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, खनिज संपदा जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलामाइट हो गया, बॉक्साइट, ये सब समृद्ध है। ठीक है, और जैसे रोहतास क्या बेसिकली सीमेंट फैक्ट्री के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, और रोहतास, और जैसे इसे डालमिया नगर भी बोलते हैं। सोन नदी किस प्रकार की नदी है? सोन नदी तो सोन नदी एक ढक्कन पठारी नदी है, और सोन नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से निकलती है और बिहार होते हुए गंगा में मिलती है। बिहार में सोन नदी के किनारे कई जल विद्युत सिंचाई परियोजना है, जैसे मनेर पटना में गंगा से संगम होता है। मनेर, ये हमने क्वेश्चन पूछा था, मनेर में जाके किससे मिल जाता है? गंगा से मिल जाता है। बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकल कर बिहार में प्रवेश करती है? तो देखा जाए इसमें से जो बातें हैं, गंडक भी निकलती है, कोसी भी निकलती है,
और बागमती भी, ये तीनों नदियां नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। इसी कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति भी अक्सर आता है। और कोसी एक तरह से बिहार का क्या कहलाता है, शोक कहलाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत तेज़ी से बदलता है। नेपाल से आने वाली नदियाँ तेज़ी से क्या होता है, तलछट से भरपूर होता है और तेज़ प्रवाह होता है, क्योंकि ऊंचाई से आता है। आगे चलते हैं, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? बिहार की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, क्योंकि यहाँ पे 445 किलोमीटर का मतलब लंबाई इसका है। और गंगा पटना हो गया, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर जैसे ज़िलों से होकर गुजरता है। ठीक है। अब पटना गंगा के किनारे बसा दुनिया का सबसे बड़ा नदी तटीय नगरों में गिना जाता है। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा, धान की कोठी बोला जाता है? अभी हमने पढ़ा, कैमूर बोला जाता है। कैमूर में धान की सर्वाधिक उपज होती है और इस कारण इसे धान का कटोरा बोला जाता है। और यहाँ की मिट्टी जो अलुवियन यानी कि लेटराइट मिश्रित है। और रोहतास एवं कैमूर पठार में गेहूं और दालों की खेती भी होती है। बिहार का कौन सा क्षेत्र गंगा यानी कि दायरा रीजन पे कहलाता है? और ये देखा जाए बेसिकली पटना और भोजपुर क्षेत्र को बोला जाता है दायरा गंगा के किनारे बाढ़ से बनने वाली नई उपजाऊ भूमि को दायरा कहा जाता है। ठीक है। और बेसिकली जैसे यह भूमि गंगा सोन नदी गंगा क्षेत्र में सबसे उपजाऊ है। और यहाँ पे देखा जाए गन्ना हो गया, मक्का हो गया और तरबूजा, ये सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन कहाँ होता है? तो ये चंपारण में होता है धान उत्पादन। चंपारण क्षेत्र पूर्व और पश्चिमी गन्ना उत्पादन का भी मुख्य क्षेत्र है। गन्ने पर देखा जाए आधारित चीनी मिलें भी यहाँ पे बड़ी संख्या में होता है। तो अब देखा जाए यहाँ पे एक है हरी सिद्ध चीनी मिल, पूर्वी चंपारण में एक एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल में से एक है ये हरिसिद्ध चीनी मिल, जो पूर्वी चंपारण में है और एशिया का एक सबसे बड़ी चीनी मिल में गिना जाता है। बिहार का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो ये नॉर्थ बिहार मक्के के लिए जाना जाता है। उत्तर बिहार जो है विशेष रूप से मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया, ये सब मक्के के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार मक्का उत्पादन में भारत में तीसरे स्थान पे है। मक्का या खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाया जाता है यहाँ पे। बिहार में प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? बिहार में प्रमुख दलहन फसल तो ये सब है, चना, अरहर, मसूर, ये सब होता है बेसिकली। और देखा गया और नवादा मसूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अरहर मुख्य रूप से दरभंगा और समस्तीपुर में उगाया जाता है ज़्यादातर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना बेल्ट के रूप में जाना जाता है? तो मखाना देखा जाए बिहार में बोर्ड की भी स्थापना हो गया। तो ये बेसिकली नॉर्थ बिहार का है और नॉर्थ बिहार में दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया, कटिहार ज़िले में मखाना की खेती होती है। और ये 2022 में इसे क्या जीआई टैग भी मिला। और भारत में कुल मखाना उत्पादन का 80% भाग क्या है? बिहार में ही उगाया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद नाभिया नगर और नावीनगर में थर्मल पावर स्टेशन बिहार का सबसे बड़ा है। और ये थर्मल पावर देखा जाए एनटीपीसी द्वारा संचालित है और इसका जो क्षमता है 4380 मेगावाट का है। और बरौनी और काटी पावर स्टेशन भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी याद रखना है। बिहार में ताल एरिया कहाँ पे पाया जाता है? ताल एरिया तो ये नॉर्थ कोसी में पाया जाता है ताल एरिया। तो ताल एरिया जो है कोसी नदी के उत्तर में स्थित है। यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ धान और जूट की खेती होती है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रवण होता है। आगे चलते हैं, बिहार का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा? कम, तो ये बेसिकली कह सकते हैं ऑप्शन में गया है। और यहाँ पे गया में
900 mm एनुअली बारिश होता है और गया बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है और यहाँ मानसून कमज़ोर रहता है और गया मगध क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। बिहार में सबसे अधिक वनाच्छित क्षेत्र कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा वनाच्छित क्षेत्र है, यहाँ 34% फॉरेस्ट है। कैमूर ज़िले में सबसे अधिक वन है और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भी यहाँ पे है और यहाँ पे साल, शीशम, महुआ, बांस ये प्रमुख मतलब प्लांट हैं। नेक्स्ट देखा जाए बिहार में राजगीर हिल किस ज़िले में है। राजगीर हिल तो ये नालंदा में है। राजगीर जो पहाड़ी नालंदा ज़िले में है और ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है। यहाँ बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है और राजगीर रोपवे हो गया, ब्रह्मकुंड प्रसिद्ध है यहाँ का। और देखा जाए विश्व शांति स्तूपा भी यहाँ पे है, विश्व शांति स्तूपा भी है। तो ये आप हमने यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन कर लिया कितना 100+। देखा जाए 100 क्वेश्चन तो हमने किया था बेसिकली किसके लिए, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी का, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए हमने बिहार स्पेशल वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो आपने पूरा बीपीएससी के लिए एक जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 130 क्वेश्चन हमने किया इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल जो हमारे पास यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी था उससे रिलेटेड। तो अब आगे दूसरा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।